मिला ना वो शख्स इतनी चाहत के बाद, मिला ना वो शख्स इतनी चाहत के बाद, ऐ खुदा इतने में तो तेरा दीदार हो जाता। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रॉपर श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये अगली कड़ी है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें हम कांग्रेस के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। और कांग्रेस के दूसरे भाग को पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे कांग्रेस के नेताओं की तरफ। इस भाग में पूरी तरह से हम उन अधिवेशनों के बारे में जानेंगे जिन अधिवेशनों को हमने कल के क्लास में छोड़ा था, है ना। आज उन अधिवेशनों को हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो है और बहुत ज़्यादा ज्ञानप्रद ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखते चलिएगा और बड़ा अच्छा से इसको अंत तक देखें। यदि आप लोगों ने आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है या तो फिर पिछली कक्षाएं नहीं की है आप लोगों ने, तो आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक में जाएं, वहाँ पर विजिट करें और वहाँ पर आपको सारे प्रकार के क्लासेस मिल जाएंगी, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएंगे वहाँ पर। दोस्तों, आप जाके और सारे क्लासेस को देखें और अच्छे से अपना नोट्स बनाएं ताकि एक विस्तृत तैयारी हो सके हमारे माध्यम से आपका, है ना। आइए जानते हैं, बिना समय बर्बाद किए हुए हम आगे के अधिवेशनों के बारे में जानते हैं। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है कि अधिवेशन, कल हम लोगों ने थोड़ा सा कल की चर्चा हम कर लें कि कल हम लोगों ने उन अधिवेशनों के बारे में चर्चा किया था, है ना। कल लगभग हम लोगों ने चर्चा कर लिया था दोस्तों 1911 के अधिवेशन के बारे में, जन गण मन जिसमें गाया गया था। और कल हम लोगों ने चर्चा किया था 1916 के अधिवेशन के बारे में, जिसमें नरम दल और गरम दल फिर से क्या हो गई, एकजुट हो गई और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से मिल गया। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है कल के क्लास में कांग्रेस को लेकर के, है ना। आ जाइए 1917 के अधिवेशन से हम शुरू करते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण ये अधिवेशन 1917 में कोलकाता में हुआ दोस्तों। इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट बनाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य कौन थी, तो कादम्बिनी गांगुली। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, आयरलैंड की थी। ये याद रखिएगा, ये कहाँ की थी, हालांकि इनकी जीवनी में हम लोग जानेंगे कि ये आयरलैंड की थी, आयरलैंड की थी और आयरलैंड से भारत में आई थी। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो आयरलैंड से आई थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस के 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। बात करें अगले अधिवेशन की तो 1920 का नागपुर अधिवेशन। नागपुर वर्तमान महाराष्ट्र में, आप जानते भी हैं कि संतरा वगैरह के लिए फेमस है नागपुर, है ना। इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1920 का असहयोग आंदोलन दोस्तों, 1920 का असहयोग आंदोलन, है ना। 1920 का असहयोग आंदोलन इसी समय हुआ जिस समय ये नागपुर अधिवेशन बैठा था। और चूंकि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करना था महात्मा गांधी जी को, इसीलिए इस आंदोलन का प्रस्ताव वीर राघवाचारी के अध्यक्षता में नागपुर में पेश किया गया और ये असहयोग आंदोलन पारित हो गया इसी अधिवेशन में। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और कई बार पूछा भी जाएगा कि बताइए उस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताइए जिसमें असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। तो ये अधिवेशन था दोस्तों 1920 का नागपुर अधिवेशन। अगला अधिवेशन है 1922 का गया अधिवेशन, बिहार का अधिवेशन। देखिए, आपको पहले भी बताया मैंने कि 1912 में सबसे पहली बार बिहार का अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर अधिवेशन, है ना। अध्यक्ष कौन थे, आर एन माधोलकर थे। लेकिन ये दूसरा बिहार का जो है अधिवेशन है दोस्तों, और इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है, चित्तरंजन दास अध्यक्ष हुए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, आप समझिएगा इस बात को कि चित्तरंजन दास जिस समय अध्यक्ष चुन लिए गए 1922 में, चित्तरंजन दास उस समय जेल में थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उस कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताइए जो जेल में रहते हुए कांग्रेस की अध्यक्षता की, या जेल में रहकर किस कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो चित्तरंजन दास ने की। और इनको बेसिकली गया के जेल में रखा गया था। आप अगर कभी बिहार का विजिट करें तो गया आपको देखने के लिए मिलेगा, बिहार के दक्षिणी इलाके में गया है और गया के ही सेंट्रल जेल में रखा गया था इनको। और अभी मांग भी चल रहा है कि गया का नाम, जो गया सेंट्रल जेल का नाम है, वो चित्तरंजन दास सेंट्रल जेल नाम रख दिया जाए। ये मांग भी चल रहा है ना। सरकार की इच्छा हुई तो इनका नाम भी बदल दिया जाएगा। आइए जानते हैं अब। ये जेल में रहते हुए प्रथम अध्यक्ष ऐसे थे जिन्होंने जेल में रहते हुए अध्यक्षता की, है ना। बहुत अच्छा से इसको देखना है, नोट्स बनाते चलना है आपको। अगले अधिवेशन का बात करें 1923 का अधिवेशन। ये दिल्ली का विशेष अधिवेशन था दोस्तों, ये रेगुलर अधिवेशन नहीं था, ये दिल्ली का विशेष अधिवेशन था। और इस विशेष अधिवेशन में एक नौजवान युवक को,
है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनका नाम था, उनको क्या कर दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, सबसे कम एज के अध्यक्ष थे, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यहीं से आपको नाम सुनने के लिए मिलेगा और आगे बहुत अच्छा योगदान रहा है इनके स्वतंत्रता संग्राम में भी, राष्ट्रीय आंदोलन में भी, है ना। अधिवेशन आगे की बात करें, 1924 का बेलगांव अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण। ये 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव बेसिकली कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों, बेलगांव कर्नाटक में है। और कर्नाटक में आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। इसके बाद ना ही कभी वो अध्यक्ष बनने की इच्छा रखे और ना ही कभी उनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पूछेगा कि महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन के जरिए, जब इन्होंने अध्यक्षता की, है ना, क्योंकि जो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा वो व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार के नियम को बदल सकता है, कांग्रेस के पार्टी के नियम को बदल सकता है ना। तो इन्होंने बोला कि बॉस, कांग्रेस में आपसे सदस्यता उसी को मिलेगी जो चरखा काटेगा और खुद से कपड़ा बना के पहनेगा, है ना। सब हाहाकार करने लगा कि बुढ़ऊ का कर ले रे बाप, है ना, चरखा काटे, हम लोग इतना बड़ा बड़ा नेता है, चरखा काटे और खुद से कपड़ा पहने, ये एगो धोती को लपेट लेता आधा नीचे आधा ऊपरे, तो ये समझ रहा है कि हम लोग वैसा ही करें, है ना। लेकिन महात्मा गांधी अडिग थे और उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए और अंग्रेजों को एक तरह से, देखिए इसको, अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी में था। ये महात्मा गांधी का दूरदर्शिता था, पारदर्शिता था उतना कि महात्मा गांधी ने सोचा कि नहीं बॉस, पहले हमको उन चीज़ों पर प्रहार करना है जिससे अंग्रेज पैसा कमाते हैं, नोट कमाते हैं। और अंग्रेज सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों आपको याद रखना है कि सूती को ले जाके यहाँ से, कपास को, और सस्ते दामों पर कपड़ा बनवाते थे और यहाँ पर लाते थे, है ना। ये सब वस्त्र थे जिनको धारण नहीं करना था और महात्मा गांधी ने इसको लागू किया कि अगर हर आदमी करे या ना करे उनकी इच्छा है, लेकिन कांग्रेस का जो सदस्य बनाना चाहेगा, है ना, उनको चरखा चलाना आवश्यक होगा, चरखा चलाने आना चाहिए और खुद सूत काट के और वो कपड़ा बना के पहनेंगे, खादी का कपड़ा, याद रखना आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला अधिवेशन के बारे में चर्चा करें, 1925 का कानपुर अधिवेशन। अब ये अधिवेशन किस मायने में महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसमें सरोजनी नायडू को क्या बनाया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये पहली दफा था जब किसी भारतीय महिला को अध्यक्ष बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने 1917 में देखा कि एनी बेसेंट को बनाया गया, चूंकि एनी बेसेंट थी महिला, इसलिए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं आपकी एनी बेसेंट। लेकिन जैसे ही पूछे दोस्तों कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, आपकी सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू होगी। अगले अधिवेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू बने। अब इसको बड़ा अच्छा से समझने की ज़रूरत है, आप बहुत बेहतर तरीक़ा से इसको समझिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ लाहौर में, इसमें सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग, हमको सभ्य चाहिए, हम तनी मनी छूट उठ नहीं लेंगे बॉस, हम सीधा पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, हमको पूरा स्वतंत्रता चाहिए। सबसे पहली बार किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था, है ना। और पूर्ण स्वराज की मांग को इसमें रखा गया। दूसरा इसमें क्या विशेषता बात हुआ कि अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग अपना झंडा बनाएंगे और अपना झंडा बना के अपना झंडा ही फहराएंगे, ब्रिटिशों के झंडे को हम सलामी नहीं देंगे, है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि आने वाले 1930 में, क्योंकि नवंबर दिसंबर में तो ये अधिवेशन होता ही था, है ना, आने वाले 1930 के 26 जनवरी को निर्धारित किया डेट उन्होंने कि आने वाले 1930 के 26 जनवरी को हम लोग संपूर्ण भारत में अपना झंडा फहराएंगे, अपने भारत देश का झंडा फहराएंगे। ये ऐलान किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, है ना। अब देखिए कि 26 जनवरी को फहराना है झंडा 1930 में, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शुरुआत कर दी
31 दिसंबर को ही 31 दिसंबर 1929 को ही इन्होंने झंडा फहराया लाहौर में रावी नदी के तट पर। और रावी नदी के तट पर दोस्तों झंडा फहरा करके और एक तरह से ये पैगाम दिया कि हम पूर्ण स्वराज को चाहते हैं, हम पूर्ण स्वराज के लिए अडिग हैं, है ना। और यही कारण कि 26 जनवरी इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि आप देखिए कि भारत की गणतंत्रता तो पहले भी हो चुकी थी, एक तरह से अब संविधान बन चुका था 24 नवंबर को, तो रखना चाहिए था 24 नवंबर, लेकिन भारत की गणतंत्रता 26 जनवरी को रख दी गई कि नहीं बॉस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इतना बड़ा कदम उठाया था, ये दिन ऐतिहासिक है। 26 जनवरी को ही हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, गणतंत्र दिवस को रख सकते हैं, और 26 जनवरी ही गणतंत्र दिवस रहा स्वतंत्रता के बाद। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 26 जनवरी को इन्होंने ऐतिहासिक डेट बना दिया था, ये घोषणा करके कि आगामी 26 तारीख को 1930 को क्या होना है, प्रत्येक जगह में हमारे भारत का झंडा फहराया जाएगा, ब्रिटिशों के झंडे को हम क्या नहीं करेंगे, सलामी नहीं करेंगे, है ना। ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, अधिवेशन था, आपको ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना। अगला अधिवेशन के बारे में बात करें, 1931 का कराची अधिवेशन। आप जानते भी हैं कि कराची सिंधु नदी के तट पर है दोस्तों। और देखिए इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में जब जानेंगे हम लोग जीवनी तो बता देते हैं आपको कि इतने कद्दावर नेता थे। इन नेहरू जी को क्या है, नेहरू जी को नहीं बनाया जाना था प्रधानमंत्री, सिर्फ महात्मा गांधी के वीटो पावर के कारण प्रधानमंत्री ये बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते रह गए, है ना, कि ठीक है महात्मा गांधी का इज्जत रख के, ठीक है बापू आप कह रहे हैं तो हम गृह मंत्री बन जाते हैं, इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन दोस्त आप याद रखिए कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री रहते तो आज ना पीओके का मसला रहता और ना ही इतना लड़ाई झगड़ा होता, है ना। क्योंकि ये नेहरू का ही काम था कि उन्होंने पीओके को कब्जा करने के बाद भी शांति का पैगाम देते रहे कि नहीं हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग शांति प्रिय हैं, ये है वो है, लंदो पंदो पूरा एकदम बकवास, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार अध्यक्ष कब बने, 1931 में कराची अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में इन्होंने मौलिक अधिकार की बात को सबसे पहले उठाया था कि मौलिक अधिकार का बात कब उठा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष बनते 1931 में उठा दोस्तों, याद रखना आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अधिवेशन 1933 का अगर बात करें तो अधिवेशन 1933 का अगर बात करें दोस्तों तो ये कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण क्या है कि इस अधिवेशन की अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता, है ना। और नलिनी सेन गुप्ता से आप याद रखना है आपको कि ये कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष और कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आपको बहुत अच्छा से इसको ध्यान में रखना, हम नोट्स बनाते चलना है। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। बात करें 1937 का फैजपुर अधिवेशन के बारे में तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको देखना है, ऐसे तो नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे हर चैप्टर खत्म होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, उस पर नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है आपको। आप जाकर उसको अपना ज्वाइन कर लें और प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को गति दें, है ना। हमारा समर्थन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक कमेंट वगैरह करें ताकि आपको लाइव क्लासेस तक दी जा सके, है ना। हमारा समर्थन करें, हम प्रतिबद्ध हैं रेगुलर क्लास लेने के लिए। देखिए अब क्या हुआ कि 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ, यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछ देगा आपको कि फैजपुर ऐसा पहला अधिवेशन था जो किसी गाँव में हुआ था। और इसको गांव में इसलिए रखा गया था, इसको यादगार बनाने के लिए, क्योंकि ये 50वां अधिवेशन था कांग्रेस का। 50वां स्वर्ण जयंती मना रही थी कांग्रेस और बोली कि नहीं बॉस, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कोई ऐसा जगह अधिवेशन करना है जो यादगार रहे। अभी तक शहर में होते आ रहा था, बोला कि हम लोग गांव के लोगों को भी साधेंगे, हम लोग गांव के लोगों को भी लेकर चलेंगे, इसलिए फैजपुर में हम लोग क्या कर सकते हैं, फैजपुर में अधिवेशन कर सकते हैं। और फैजपुर में इन्होंने अधिवेशन किया, है ना। ये गांव में हुआ पहला अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। बात करें अधिवेशन 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। अब देखिए हरिपुरा अधिवेशन को और आगे जो त्रिपुरी अधिवेशन है, जिसको त्रिपुरी संकट इसमें आएगा, आप समझिएगा त्रिपुरी संकट क्या है, ध्यान दीजिएगा कि 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। अब इस हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना दिया गया। सोच लीजिए, सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बन गए हरिपुरा अधिवेशन में। और जब पहली बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने दोस्तों, तो जब पहली बार ये बने तो कुछ तो नया होना था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई, जिसके आधार पर आज योजना आयोग काम करता है, जिसका नाम बदल के प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग कर दिया।
है ना। एक राष्ट्रीय योजना गठन किया, राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया, योजना समिति का गठन किया और इस गठन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया। आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बना दिए गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बना दिए गए थे इस योजना के अध्यक्ष। देखिए, जिस समय राष्ट्रीय योजना समिति किस कांग्रेस अध्यक्ष के समय में गठित हुई? तो ये गठित हुई सुभाष चंद्र बोस के समय में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आदमी सुभाष चंद्र बोस ही बोल देता है कि बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ तो वही ना लो यार, है ना। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि नेहरू साहब आप इतना दिन रहे हैं अध्यक्ष, है ना, आपको बुरा लग रहा होगा, आप बन जाइए राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बन जाइए, क्या कीजिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय योजना समिति का इनको अध्यक्ष बना दिया गया दोस्तों, याद रखना आपको, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट, याद रखिएगा। उसके बाद आइए 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसी अधिवेशन में त्रिपुरी संकट उभरेगा। क्या था त्रिपुरी संकट? आप समझिए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गरम दल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस को ये बर्दाश्त ही नहीं था कि कोई भी अंग्रेज किसी भारतीय का अपमान करे या कोई भी अंग्रेज किसी भारतीय पर हावी हो। इसलिए सुभाष चंद्र बोस का सोच ही अलग था और इनका सोच इतना बेहतर था कि जो नवयुवक थे सुभाष चंद्र बोस को अपना हीरो मानने लगे कि नहीं बोस, सुभाष चंद्र बोस बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का सोच ठीक है, ये गांधी बाबा के जैसा आज़ादी नहीं पाया जा सकता है कि कोई एक गाल में मारे तो दूसरे को गलवा दे दो और मार के लाले कर देगा तो क्या कर लेगा, है ना। सुभाष चंद्र बोलते थे कि बाबू तुमको अगर एक गाल में कोई मारता है तो तुम उसका पीठ फाड़ दो मार के। सुभाष चंद्र बोस का ये कथन था और यही गांधी के विचारधारा में और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा में फर्क था। गांधी को लगता था कि कांग्रेस के सभी नेताओं को सुभाष क्या करेंगे, एक तरह से बहका देंगे और जो हम असहयोग आंदोलन लेकर चल रहे हैं या तो फिर जो हम सत्याग्रह लेकर चल रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का, उसमें सुभाष क्या हो जाएंगे, एक तरह से बाधा बनेंगे। इसलिए महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि एक साल के बाद दूसरा साल में सुभाष चंद्र बोस क्या बने, अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी कम तिरपट आदमी नहीं थे, आप समझिएगा। भगत सिंह को बचाने, भगत सिंह का जीवन था इनके हाथ में, भगत सिंह खुदीराम बोस ये सबका, भगत सिंह खुदीराम बोस राजगुरु बेचारा 23 साल की उम्र में फांसी, है ना, जीवन था इनके हाथ में। लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात पर बात ही नहीं किया और उनको फांसी दे दिया गया फिर। आप समझिए इस बात को। सुभाष चंद्र बोस को ये चाहते ही नहीं थे कि अगला अध्यक्ष बने। ये क्यों नहीं चाहते थे कि अगला अध्यक्ष बने, आप समझिएगा इस बात को, क्योंकि इनको लगता था कि ये अध्यक्ष बन जाएगा तो हमारी विचारधारा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमारी विचारधारा समाप्त हो जाएगी। सत्याग्रह फत्याग्रह का कोई बात ही नहीं रहेगा, सामने से अंग्रेज भी गोली चलाएगा, इन लोग भी गोली चलाएगा, यूँ मरेगा यूँ मरेगा, इस तरह से खाली खून खराबा होगा। और आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के कितने बड़े पुजारी थे, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, है ना, ये महात्मा गांधी का ही तो कथन था। ध्यान से समझिए क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट हुए और इनका पॉपुलैरिटी पूरा ज़्यादा था। और महात्मा गांधी ने एक व्यक्ति को और खड़ा कर दिया, नाम था पट्टाभी सीतारमैया, आप लिखते चल जाइएगा, है ना, पट्टाभी सीतारमैया। महात्मा गांधी पूरा जोर शोर से एकदम पूरा एकदम प्रचार प्रसार करने लगे कि भाई वाह, अगर पट्टाभी सीतारमैया को वोट देगा तो अच्छा से कांग्रेस चलेगा, ये सुभाष चंद्र बोस को वोट देगा तो कांग्रेस गर्त में चल जाएगा। सीधा सीधी गांधी बोलते रहते थे। सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा एकदम अलग है हमारे से, आप सुभाष चंद्र बोस को वोट ना दें, है ना, महात्मा गांधी बराबर बोलते रहते थे, है ना। और इस अधिवेशन में भी महात्मा गांधी ने ये सटीक रूप से कह दिया, याद रखिएगा, कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। अगर सुभाष चंद्र बोस जीतता है और पट्टाभी सीतारमैया हारता है तो समझ लीजिए कि आपका ये गांधी हार गया, मोहनदास करमचंद गांधी हार गया। इसलिए अगर आपको मेरा सम्मान करना है तो आप क्या कीजिए, पट्टाभी सीतारमैया को वोट कीजिए। महात्मा गांधी के इतना बोलने के बावजूद भी दोस्तों, है ना, इसी को बोलते त्रिपुरी संकट, ध्यान से समझिएगा। महात्मा गांधी के इतना बोलने के बावजूद भी, है ना, सुभाष चंद्र बोस जीत गए अध्यक्ष पद के लिए। ले, महात्मा गांधी का भी मुंह बन गया, इधर पट्टाभी सीतारमैया तो बेचारा कोना में धर ले है कि बाबा आप बोले थे आप जीत जाएंगे ना, आप ही का इज्जत किया, हम सपना देख रहे थे कि एक बार अध्यक्ष बन जाते हो, नहीं हुआ हमरा से, है ना। महात्मा गांधी भी बोले कि यार ये कैसे हो गया, तो समझ में नहीं आया, प्रचार उचार तो ठीक है किए थे,
इस सुभाष बहुत खतरनाक किस्म का आदमी होते जा रहा है धीरे धीरे। समझ में आया? अब जानिए कि यहाँ से क्वेश्चन कितना डीप का पूछ देता है कि सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिला और पट्टाभी सीतारामैया को 1377 वोट मिला, है ना। क्वेश्चन ये पूछा गया है एक बार कि सुभाष चंद्र बोस कितने मतों से जीते थे, तो 203 मतों से सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। बताइए, महात्मा गांधी के ये कहने के बाद भी कि पट्टाभी की हार मेरी हार होगी, फिर भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब जब सुभाष चंद्र बोस ऐसा जीत दे तो महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे इनको बड़ा बाधा करते थे, है ना, कि तो सुभाष का बात हम नहीं मानेंगे, अध्यक्ष हो गया तो का हो गया, बड़का तोप हो गया का। महात्मा गांधी के कहने पर भी इन लोग पट्टाभी सीतारामैया को नहीं जिताया, ऐसे वैसे बड़ा ज़्यादा वादा उत्पन्न करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि बॉस हमसे अब अध्यक्ष पद का पद नहीं ढुलाएगा, हम इस्तीफा दे रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन के रहते क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। अब जब इस्तीफा दिया है अध्यक्ष पद से तो फिर से तो अध्यक्ष चुना जाना नहीं है ना, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया कुछ दिनों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद 1939 में कार्यकारी अध्यक्ष यानी कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। आइए 1940 का अधिवेशन जानते हैं, ये रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था और ये कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। कई बार झारखंड के एग्जामों में इसको पूछा है कि झारखंड में हुआ एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कैवा था, तो 53वां। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। 1940 में रामगढ़ में हुआ था, आप जानते होंगे रामगढ़ रांची, है ना, रामगढ़ में ये अधिवेशन हुआ था, याद रखना है आपको। आइए 1946 के अधिवेशन के बारे में जानते हैं, मेरठ के अधिवेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त पूछेगा, क्योंकि उस समय क्या चला, 1940 के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद इतनी राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी तो साथ साथ चल रहा था 1939 से 1945 तक, है ना, कि कांग्रेस का कोई बैठक 6 साल तक हुआ ही नहीं। और इसीलिए लगातार 6 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या रह गए, अध्यक्ष रह गए, है ना। इसीलिए कहा जाता है आपको कि कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। और 1946 तक 40 से 46 तक 6 साल लगातार रह गए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इसलिए सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। और उसके बाद 1946 में हुआ मेरठ का अधिवेशन हुआ, इसमें जेबी कृपलानी को क्या चुन लिया गया, अध्यक्ष चुन लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आज़ादी मिली भारत को उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा से आपको याद रखना है कि जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जेबी कृपलानी। आशा करते हैं दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप इसका नोट्स भी बनाते चले। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को जाके ज्वाइन करें और बहुत बेहतर तरीक़ा से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। उसमें चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल में, याद रखिएगा इस चीज़ को। और बहुत बेहतर तरीक़ा से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, है ना। शुभ रात्रि, धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।